इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें साइंस के केमिस्ट्री में यानी केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उससे बोर्ड एग्जाम में 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जितने भी 2 अंक वाले यानी लघु उत्तरीय जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे समझिए कि इससे बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अभिकारक और प्रतिफल को परिभाषित करें। अभिकारक और प्रतिफल को परिभाषित करें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें अभिकारक बोलते हैं। और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसी के द्वारा क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिफल, उसके बाद क्या है, प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसके बाद जो नया जो प्रोडक्ट बनता है, ये जो उत्पाद बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो उसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो अंत में जो क्या होगा, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसको प्रतिफल या उत्पाद भी कहा जाता है, या उत्पाद भी कहा जाता है। उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए H2 प्लस Cl2, यानी ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 प्लस Cl2, ये बना रहे हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे जो भाग लेंगे यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उनको हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और इसके द्वारा जो नया पदार्थ बना है इसको हम बोलेंगे प्रतिफल। इसको प्रतिफल या उत्पाद भी कहा जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं या कहते हैं, और उसके द्वारा यानी रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। और अगर कोई परिभाषा है तो इसका उदाहरण है तो उदाहरण आप लोग अवश्य लिखिएगा, अन्यथा समझिए कि नंबर कट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। एक नोट्स बनाइए साइंस का अलग, यानी हर एक विषय का जो क्या है VVI जितने क्वेश्चन है उसका क्या कीजिए, एक नोट्स बनाइए, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय वाला। ऑब्जेक्टिव का तो नोट्स आप बना पाएंगे नहीं क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, सिंपल पहले समझिए कि वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है, टूटना। यानी यहाँ पे देखिए CaOCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, यहाँ पे विघटित हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया, या इसको विघटित भी बोलते हैं टूटने की क्रिया को। ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके अणु मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये सिंपल कहने का अर्थ है कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक बड़ा अणु टूटकर
दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में बट जाता है और वो जो अणु होता है, जो पहले जो यौगिक था उस यौगिक के अणु से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है, उसके गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। यानी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होकर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफी समझिए कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सबसे बेहतर क्वेश्चन जो समझिए कि ये पूछा भी गया है कि लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, या लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल आप समझिए कि यहाँ से जो भी 2 अंक वाला अगर प्रश्न बनने वाला इस चैप्टर से, समझिए आपसे छूटने वाला नहीं है। देखिए लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को पेंट करने का अर्थ है कि उसको हम जंग लगने से क्या करते हैं, बचाते हैं, और पेंट करने से वो वस्तु क्या होता है कि सुंदर दिखाई देता है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं को जंग से बचने तथा सुंदर दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे पेंट करते हैं। यानी 2 बात है इसमें, सबसे पहले जंग से बचाने के लिए, ठीक है, उसके बाद ये जब हम पेंट कर देते हैं तो सुंदर दिखाई देने लगता है। इन्हीं दोनों कारणों के कारण हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, चौथा प्रश्न जो है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी तेल या वसा युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ होते हैं, उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए चूंकि तेल तथा वसा युक्त पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो ये क्या होते हैं, उपचयित होकर खराब गंध देने लगते हैं। यानी सिंपल कहने का अर्थ है कि हवा की जब वो उपस्थिति में आते हैं तो क्या होते हैं कि उपचयित होते हैं, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद वो खराब हो जाते हैं, और खराब होने के बाद उसमें से समझिए कि उसमें से गंदा स्मेल यानी गंध, खराब गंध निकलने लगता है। उनके गंध के साथ साथ उनका जो स्वाद होता है बदल जाता है। समझिए कि जो खाद्य पदार्थ है उसका स्वाद क्या होता है, बदल जाता है, यानी समझिए कि खराब हो जाता है। इस कारण तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है, यानी नाइट्रोजन से उसको प्रभावित किया जाता है, जिससे वे खराब नहीं हो पाए या होने पाए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वसा युक्त जो या तेलीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको अगर वायु के संपर्क में छोड़ दें तो उपचयित होकर यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या होते हैं, उनमें गंध आने लगता है, यानी उसका स्वाद खराब होता है, बदल जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन से उसको प्रभावित किया जाता है। अब नाइट्रोजन से प्रभावित करने का मतलब है कि उसके जो भी पैकेज है, जैसे मान लीजिए चिप्स वगैरह होते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। यानी जो भी हम लोग अचार वगैरह देखते हैं काफी लंबे समय तक वो रहता है कि नहीं, तो वहां पे देखिए उसमें क्या किया जाता है कि उसको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अब ये प्रभावित करने का अर्थ है कि इसमें जो हवा के रूप में जो है, जो भी हवा के रूप में है, यानी उसमें जो हवा है उसको निकाल कर और नाइट्रोजन गैस उसमें डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस होता है क्या है कि ये कम अभिक्रियाशील होता है, यानी समझिए कि अभिक्रिया नहीं करता है, और जब अभिक्रिया कोई पदार्थ करेगा नहीं तब तक उसमें समझिए कि किसी प्रकार के खराब गंध या उसका स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जिस तरह से हम उसको पैक करके रखेंगे उसी तरह से उसका क्वालिटी हमेशा के लिए बना रहेगा। अब जब और समझिए कि जब उसमें क्या हो जाए, हवा उसमें समा जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तो समझिए कि वो खराब होने लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न समझिए कि चुन कर लिया गया है। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो समझिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उस उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा निकले या ऊष्मा का निर्माण हो। ध्यान दीजिए,
अब हम देखिए श्वसन, यानी हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करेंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगा, आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। बात सही है कि जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा जो है हमें कहां से प्राप्त होगी, भोजन से प्राप्त होती है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो भोजन को क्या करता है, ऑक्सीजन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी जो भी हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं उसके पहले जो पाचन होता है, उसके बाद छोटे छोटे ऑक्सीजन में की सहायता से क्या होते हैं, टूटते हैं, जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। कार्य करने की क्या प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। सिंपल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, या संतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित करें, या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन घुमा कर भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये नहीं कि यहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और वहां पे आ जाए किसे कहते हैं, तो आप छोड़कर चले हैं। इस बात पर ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत जरूर भटकाया जाएगा। अब भटकाने का अर्थ है कि क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा कर पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। समझिए कि जो पढ़े वही है, उसको घुमा कर पूछा गया है, तो जवाब सिंपल हमारा वही रहेगा। इस क्वेश्चन क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है। देखिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें दो चीज रहेगा, भाग, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में पढ़े, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं, और इसके द्वारा जो नया पदार्थ बनता है उसको हम प्रतिफल बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, यानी इसका अर्थ है कि जितना अभिकारक की मात्रा रहेगा, अभिकारक की उतना ही मात्रा उत्पाद का होगा। उत्पाद यानी किसका, प्रतिफल का। तो अब देखिए परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि जिस समीकरण में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले हम लोग एग्जांपल क्या देखे कि H2 था, फिर इधर Cl2 था। ठीक है, अब क्रिया के बाद बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, और यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन और 1 है क्लोरीन। तो अब यहाँ पे क्या, ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अब यहाँ देखिए, ये 2 किसके लिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के लिए है। समझिए कि एक तरह से गुणा का काम कर रहा है मैथ में। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। अब इधर भी क्या है, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो उसको हम बोलेंगे कि जिस समीकरण में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या हो, समान हो, उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। सिंपल कहने का अर्थ है कि अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब इसे संतुलित क्यों करते हैं, इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, और साथ ही अभिकारकों तथा उत्पादों की वास्तविक संख्या की भी जानकारी होती है। सही बात है कि जितना भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में उतना ही तो उत्पाद बनेगा, है कि नहीं। क्यों, एक बात और है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है।
रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न किसी पदार्थ के द्रव्यमान का निर्माण होता है, नहीं उसका क्षय होता है। ना इसके कहने का अर्थ है कि जितना है उतना ही बनेगा, ना उससे घटेगा ना बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का भी पालन होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए मैग्नीशियम जो रिबन होता है, अगर उसको हम सिंपल वायु के संपर्क में छोड़ दें तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड का परत बैठ जाता है उसके ऊपर, तो उसको जलाना संभव नहीं हो पाता है, काफी कठिनाई होती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर देने से मैग्नीशियम रिबन वायु में तीव्र गति से जलने लगता है, यानी जलता है। सिंपल कहने का अर्थ है कि जब उसको हम रेगमाल से साफ कर देते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम जो रिबन है वायु में तीव्र गति से यानी जल्दी आसानी से क्या होता है, जलने लगता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले वायु में जलाने से पहले उसको क्या किया जाता है, उसको रेगमाल की सहायता से साफ किया जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, इसको चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा, क्या कहता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? बदलने का कारण क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब लोहे की कील यानी लोहा को Fe से सूचित किया जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि लोहा का संकेत Fe होता है, और यहाँ S का मतलब है ये सॉलिड है यानी ठोस है, और यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट, Aq यानी ये क्या है, जलीय विलयन है, एक्वस जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बनाया है FeSO4 एक्वस यानी जलीय विलयन प्लस CuS यानी सॉलिड, कॉपर को यहाँ पे विस्थापित किया है, यानी जो ये लोहा है कॉपर की तुलना में काफी अभिक्रियाशील है, जिसके कारण उसको विस्थापित किया है। ध्यान दीजिए परिभाषा भी, पहले परिभाषा में क्या है कि चूंकि इस अभिक्रिया में आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील तत्व अभी हम जो बताएं, यानी कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? लोहा, यानी जिसको हम आयरन बोलते हैं। इस कारण वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी इसको क्या करता है, हटा के खुद वहां पे बैठ जाता है। यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से ये कॉपर को हटाकर स्वयं आकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विराजमान हो जाएगा, आके बैठ जाएगा। कब बैठेगा? जब मजबूत रहेगा। मजबूत कहने का अर्थ क्या है, वो अधिक क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। तो जब कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। तो हटाने के बाद क्या होता है, इस कारण से वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या कर देते हैं, इसलिए लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है, यानी फीका हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। पहले हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं, आप लोग नोट्स बनाए होंगे उसमें तो जरूर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि वहां पे आयनों का आदान प्रदान होता है, उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी एक दूसरे को विस्थापित करता है। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो उसमें आयरन विस्थापित किया था, किसको? कॉपर को। लेकिन इसमें क्या होगा कि आयनों का आदान प्रदान होगा। तो अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में
सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का उजला अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? उजला अवक्षेप बनता है। तो ये क्या है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में नमक भी बोलते हैं। और ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। अब यहाँ पे देखिए, ये सोडियम किसको विस्थापित क्या करेगा? सोडियम जो है, सोडियम किससे बने, किससे मिलेगा? सोडियम मिलेगा किससे? NO3 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए। और Ag किसके साथ? क्लोरीन के साथ, है कि नहीं? यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है? यहाँ पे विस्थापित कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 10 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। जो भी पद दिया गया है, यानी पद ए में है संक्षारण और बी में है विकृत गंधिता। बी में क्या है? विकृत गंधिता, और ए में क्या है? संक्षारण। संक्षारण का अर्थ क्या है? संक्षारण का सिंपल सामान्य अर्थ है जंग लगना। जंग किसमें लगेगा? जो भी धातु के जो पदार्थ होते हैं, जिससे लोहा हो गए, नहीं लोहा, कॉपर, ये सब में जंग लगता है। तो देखिए इसका परिभाषा हम क्या देंगे कि जब कोई वस्तु यानी धातु का, किसका होना चाहिए? धातु का, अपने आसपास में प्राप्त अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित होती हैं, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, या सिंपल आप बोल सकते हैं जंग लगना भी कहते हैं। ध्यान दीजिए एक बार और कि जब कोई वस्तु किसका बना होना चाहिए? धातु का। या हम बोल सकते हैं कि जब कोई धातु की वस्तु अपने आसपास में प्राप्त अम्ल आर्द्रता, आर्द्रता मतलब क्या? नमी, यानी जिसमें जल की मात्रा हो, आर्द्रता के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, यानी जंग लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर लाल भूरा रंग की परत चढ़ना। लोहा के ऊपर जो जंग होगा, संक्षारण की क्रिया के द्वारा जो जंग बनेगा, लाल, हल्का लाल और भूरे रंग का होता है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, ये भी क्या है? संक्षारण की प्रक्रिया है, भी जिसको हम जंग बोलते हैं। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। तांबे के ऊपर क्या होता है? हरा रंग का, संक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा जंग लगता है। किस रंग का? हरा रंग का। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि लोहे पर किस रंग का संक्षारण होता है या जंग होता है, तो हम क्या बोलेंगे? हल्के लाल भूरे रंग का। और चांदी के ऊपर पूछेगा तो काले रंग का, नहीं यानी काली, और तांबे के ऊपर पूछेगा तो हरी रंग का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यानी विकृत गंधिता को परिभाषित करना है। विकृत गंधिता से पहले संक्षारण के निम्नलिखित आवश्यक शर्त क्या है? तो अभी हम लोग परिभाषा में क्या देखें कि नमी आर्द्रता। नमी अथवा आर्द्रता की उपस्थिति, जैसे मान लीजिए हम अगर समझिए कि बरसात में किसी लोहे की वस्तु कोई बना हुआ है, उसको अगर फेंक दें, छोड़ दें, तो समझिए कि वो क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है, यानी संक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा उसमें जंग लग जाता है, वो खराब हो जाता है। और हवा की उपस्थिति, हवा के उपस्थिति क्या है? हवा की उपस्थिति यहाँ आवश्यक है, किसके लिए? संक्षारण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, यानी आर्द्रता, नमी आर्द्रता एवं हवा की उपस्थिति। विकृत गंधिता, यहाँ पे बी में जो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? तो जब भी जो वसायुक्त या तैलीय जो पदार्थ होते हैं, खाने वाले खाद्य पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, खाद्य सामग्रियां, लंबे समय तक उसको रखना होता है। जिससे मान लीजिए जो भी चिप्स वगैरह है, या जो पैकेट में उसको मतलब बनाकर उसको पैकेट किया जाता है, उसके बाद उसको सेल किया जाता है मार्केट में, तो काफी उसमें लंबा समय लगता है। तो उस लंबे समय तक उसका क्वालिटी बना रहे, यानी इसका स्वाद बना रहे, खराब ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए उसमें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन में इन तैलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित करते हैं, तो वही कारण है। ये विकृत गंधिता क्या है कि लंबे समय तक छोड़ने पर क्या होते हैं? उपचयित हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। तो सिंपल पहले परिभाषा पे हम लोग आते हैं, क्योंकि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्रियां जब लंबे समय तक रखी जाती हैं तब ये उपचयित होकर, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके
क्या होता है, उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। उसके स्वाद बदलने का अर्थ मतलब खराब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है कि नहीं। यानी जो भी समझिए कि आप खाने वाले पदार्थ जो रखे हैं वो खराब हो गया, इसका मतलब वो विकृत हो गया। क्या हो गया, विकृत उसको बोलेंगे। उसी को हम समझिए कि विकृत गंधिता बोलते हैं। यानी जो उसका वास्तविक स्वाद था उसका स्वाद विकृत हो गया, खराब हो गया। क्या हो गया, खराब हो गया। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी पड़ जाती है, इसीलिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें हाइड्रोजन जैसे कम क्रियाशील भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। यहाँ पे आप लोग नाइट्रोजन लिखिएगा, मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, हाइड्रोजन हो गया है। यहाँ पे आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो वहां पे नाइट्रोजन डालिएगा। अब नाइट्रोजन ही क्यों डाला जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वो जब हम लोग चिप्स मतलब उसके बर्तन में, यहाँ पे क्या है, वायु रोधी बर्तन, यानी वो समझिए कि वायु उसमें प्रवेश करने वाला नहीं है, उसके उसमें से एक तरह से वायु निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। और समझिए कि वो खुला नहीं रहता है, खुला छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, फिर उसमें हवा हो जाएगा, हवा से भर जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी उसको निकाल कर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाएगा और वो वायु रोधी रहेगा। वायु रोधी का मतलब न उसमें हवा अब आएगा न जाएगा। तो इस तरह से चिप्स वगैरह जो होते हैं या अचार के जो डिब्बे वगैरह होते हैं उसको सील पैक किया जाता है नाइट्रोजन से प्रभावित करके, ताकि हम चाहें तो उसको कितना हो लंबा समय तक उसको रख सकते हैं। तो क्लास में आप लास्ट तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। होता क्या है कि एग्जाम के समय में समझिए कि विद्यार्थियों के ऊपर एक तरह से प्रेशर आता है कि हम क्या रिवीजन करें और क्या छोड़ें, और एग्जाम के समय में वैसे ही प्रश्न रिवीजन किए जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां पे समय कम होता है। तो इसलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, एक साइंस का कॉपी बनाइए और उसमें चैप्टर वाइज पहले लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे चैप्टर वाइज। तो इस चैप्टर से मात्र 10 प्रश्न हमने लिया है। अगर समझिए कि आप कोई भी अगर किताब भी खरीद रहे हैं, मॉडल सेट वगैरह कुछ भी खरीद रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।